इतना इतना बोलना कि सर ने इतना धन्यवाद किया कि कल तो सर छुट्टी पे चले गए धन्यवाद चक्कर में। चलिए भाई लोग आगे बढ़ते हैं। कहां तक बातें कर ली थी हमने? बहुत है तो बहुत काम की बात बता दें। अपन कहां तक थे? एक मिनट। साइक्लिक प्रिपरेशन ये हो गया था। हटाओ। एक 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 बस बात बताना है। भाई लोगों चैप्टर एल्काइन में आखिरी रिएक्शन लिख लेना आराम से। आराम से बाद में लिख लेना। माइनर में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होगा उससे। जेई मेंस में क्वेश्चन आए हुए इसलिए टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। दूसरी बात, आप एल्कीन ईएलपी नंबर 2 सोल्व करेंगे। ईएलपी नंबर 1 के सॉल्यूशन आज या कल तक यूट्यूब के ऊपर आ जाएंगे। हर क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन है, तो आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी क्लियर नहीं हो आप मुझसे आकर पूछ सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आने जाने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस हिंट दिया है, हर क्वेश्चन को तबीयत से उधेड़ा है। क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, वरना थ्योरी का कोई मतलब। ईएलपी को ऑनेस्टली सॉल्व कर लेना, आपका इतना हो जाएगा कि नीट में आने वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा, टेस्ट ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। देखिए हम जीओसी में बात कर चुके हैं कि टर्मिनल एल्काइंस का नेचर एसिडिक होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन में बात की कि ये जो हाइड्रोजन होता है ना एल्काइंस में दोस्त, ये किस नेचर का होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। सर इसके एसिडिक नेचर होने का कारण सिंपल सा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ। क्लियर? अगर आपका हाइड्रोजन, ध्यान से सुनिए, ऑक्सीजन से जुड़ जाए, आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ जाए, या फिर आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ जाता है? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ जाता है, तो ये हाइड्रोजन हमारे सामने एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। इन पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन हमें प्रूफ देना है। टेस्ट का मतलब है कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन बनाओ जिसमें ये प्रूव हो जाए कि हाँ टर्मिनल एल्काइंस का नेचर एसिडिक है। प्रूफ के तौर पर आप रिएक्शन ऐसे करवाओगे जिसमें भाई लोगों क्या मिले? ऑब्जर्वेशन। क्या मिले? ऑब्जर्वेशन। देखिए टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैंने इस पर क्रॉस नहीं किया है। जिस पर मैं क्रॉस नहीं करूं उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अब हम समझते हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस जहां से आपको टर्मिनल अल्काइंस के एसिडिक नेचर का प्रूफ मिलने वाला है। आप ध्यान से सुनते रहेंगे, आपको छापने का मौका दिया जाएगा। ये आप बताइए एक एल्काइन टर्मिनल एल्काइन है कि नहीं है? तो ये हमारे सामने है टर्मिनल एल्काइन। कौन सी एल्काइन है? टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल का मतलब आखिरी कार्बन पर आपका ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कुछ रिएक्शंस आ रही हैं जिनके बेसिस पर हम प्रूव कर देंगे कि इस हाइड्रोजन का नेचर अच्छा खासा एसिडिक है। क्लियर? सबसे पहले हम 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं कि एसिडिक कंपाउंड्स रिएक्ट विद सोडियम एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। इनमें से सब के साथ जब सोडियम रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो अगर हमने एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ करवाई? सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ करवाई? सोडियम मेटल के साथ। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ये हमें 9th 10th में पढ़ाया जाता है। अगर इनका भी नेचर एसिडिक होगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए, और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्योंकि टर्मिनल एल्काइंस कांट बी रिड्यूस्ड यूजिंग बर्च रिडक्शन। बताया था कि नहीं बताया था? क्योंकि आपका मेटल और एसिडिक हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करके सुलट जाते हैं। तो ये पहला प्रूफ है कि वास्तव में आपके टर्मिनल एल्काइंस का एसिडिक नेचर है। भाई लोग अगला ध्यान से सुनिए, पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा। अगर आप किसी टर्मिनल एल्काइन का रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। किसके साथ करवा देते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। या तो लैंग्वेज में लिखेगा या फिर टॉलरेंस रिएजेंट का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेगा, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका होता है Ag, अगर अपन बात करना चाहें NH3 होल ट्वाइस, और साथ में कौन रहेगा? OH। ये हमारे सामने रहेगा। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो आप टॉलरेंस रिएजेंट का आईयूपैक नेम भी मालूम होना चाहिए। स्ट्रक्चर फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक पूछ सकता है क्वेश्चन सीधा ही
कि द आईयूपैक नेम ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में आएगा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? Ag। लिगेंड के तौर पर कौन है? अमोनिया। पक्का? आप बताइए OH पर कैसा चार्ज होगा? OH तो कैसा होगा? माइनस। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज होगा? प्लस। और अमोनिया तो क्या है? एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मतलब प्लस किस पर है? Ag पर है। पक्का? तो या तो लैंग्वेज में लिखेगा टॉलरेंस रिएजेंट या स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखेगा। अच्छा एग्जामिनर होगा तो टॉलरेंस रिएजेंट जहां से बनकर आता है उसकी बातें कर लेगा। तो टॉलरेंस रिएजेंट को हम बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट से। कहां से? सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाते हैं किसके? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसको हम बोलते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मतलब इनकी रिएक्शन से आपके सामने ये बनकर आता है। तो या तो लैंग्वेज में लिखेगा या स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखेगा या जहां से बनकर आया है वहां से लिखेगा। इधर आइए हम बातें कर लेते हैं। अगर आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना शुरू कर दिया है तो Na प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, K प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। आप जानते हैं दोस्त इनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर नहीं होता। आप बताइए Hg2 प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? यस सर, रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेते हुए देखा है इसको हमने। आप बताओ Ag प्लस इज एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉट? यस। ये देखो ना, अमोनिया से इलेक्ट्रॉन ले तो रहा है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन। तो आप देखोगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे ना उनमें कभी भी सोडियम और पोटेशियम सेंट्रल मेटल एटम का काम वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो मेटल मिलती है यहाँ पर कौन से ब्लॉक की मिलती है? डी ब्लॉक की। तो जो आपके डी ब्लॉक मेटल केटाइंस होते हैं वो किसका काम करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। अगर आपने इस टॉलरेंस रिएजेंट पर कोई ऐसा कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा दिया जिसका नेचर कैसा है? एसिडिक, तो ये आपका टॉलरेंस जो कंपाउंड है ये ब्रेक हो जाता है। अगर आज आपकी टर्मिनल अल्काइंस का नेचर एसिडिक हुआ तो इनके बीच में रिएक्शन होगी और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और ऐसा ही हमें देखने को मिला है। ये जो OH माइनस है इसके एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा? H2O। साथ में अगर अपन बात करना चाहें ये पूरा टूट जाएगा। 2 मोल ऑफ अमोनिया यहां से क्या हो जाएंगे? फ्री। लिगेंड यहां से निकल लेगा और Ag पर कैसा चार्ज? आप बताइए पॉजिटिव। और बताइए जब यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो यहां पर OH माइनस क्या चुराएगा? इसका H प्लस, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको शेयर कर देगा? Ag के साथ। और यहां पर ये जो कंपाउंड बनता है दोस्त ये ऑब्जर्वेशन देता है। ये आपके सामने सिल्वर एल्किनाइड की फॉर्मेशन हो गई है जिसके बनते हैं व्हाइट पीपीटी। क्या बनते हैं? व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होना ये कंफर्म करता है कि जो आपने कंपाउंड लिया था उसके पास क्या था? एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर आपकी टर्मिनल अल्काइन एसिडिक होगी तो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कैसे पीपीटी बनाएगी? व्हाइट पीपीटी। और यहां पर ऑब्जर्व हुए हैं, इसका मतलब आपकी टर्मिनल अल्काइन किस नेचर की है? एसिडिक नेचर की। ये प्रूफ हो गए इसके अंदर। क्लियर? सर क्या मुझसे ये पूरी रिएक्शन पूछेगा? नहीं। तो कैसे पूछेगा क्वेश्चन? आपसे पूछेगा विच एल्काइन विल रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट एंड प्रोड्यूस्ड व्हाइट पीपीटी। तो कौन सी एल्काइन करेंगे ऐसी? टर्मिनल एल्काइन जो एसिडिक नेचर की होंगी। इंटरनल एल्काइन कोई रिएक्शन करने वाली नहीं है। सेम टू सेम अगर अपन बात करना चाहें ये Ag का कॉम्प्लेक्स था, आपके सामने किसका कॉम्प्लेक्स आ सकता है? कॉपर का। ये सारी बातें आपने +1 में भी की होंगी। या तो इस प्रकार से लिख देगा दोस्त या फिर इस प्रकार से लिख देगा Cu2 Cl2 के साथ। जब रिएक्शन करवाओगे तो यहां तो बॉन्ड किसने बनाया था? Ag ने। और यहां पर बॉन्ड कौन बना लेगा दोस्त? कॉपर। और इसके कैसे कलर के पीपीटी बनते हैं? रेड पीपीटी की फॉर्मेशन। रेड पीपीटी का फॉर्मेशन होना ये प्रूव करता है कि आपके टर्मिनल एल्काइंस का नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। क्लियर? साथ में 2 मोल क्या बन जाएंगे? अमोनिया। और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। यानी कि आपका लिगेंड क्या हो जाएगा? फ्री। क्या सर मुझे ये पूरी केमिकल रिएक्शन याद रखनी है? नो, हमेशा ये मालूम होना चाहिए मुझसे पूछेगा क्या। इनमें से अगर आपने टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन की तो यहां पर रेड कलर के पीपीटी बनेंगे और यहां पर व्हाइट कलर के पीपीटी बनेंगे। मतलब रिएक्शन में क्या आएगी? ऑब्जर्वेशन। हेंस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट। अभी आप नहीं छापेंगे, सुनेंगे ध्यान से। अगर मान लीजिए आपकी गिवन एल्काइन टर्मिनल ना होकर कैसी होती? इंटरनल। ध्यान से सुनेंगे। टर्मिनल ना होकर कैसी होती दोस्त? इंटरनल। तो यहां पर किसी में भी आपको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती। अगर आप टॉलरेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन करवाते तो टॉलरेंस रिएजेंट भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा? एसिडिक। OH माइनस है कि नहीं इसके पास?
और अगर आपका कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स लेते हैं वो भी इंटरनल एल्काइन के साथ रिएक्शन नहीं करता। दोनों ही केस में क्या होता, नो रिएक्शन। तो बढ़िया है, इस रिएक्शन से आपने ये तो प्रूव कर दिया कि टर्मिनल एल्काइंस का एसिडिक नेचर है, साथ साथ आप इस रिएक्शन की मदद से टर्मिनल और इंटरनल एल्काइंस को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो, क्योंकि टर्मिनल के केस में तो पीपीटी बनेगा और इंटरनल के केस में पीपीटी नहीं बनेगा। बोलेगा गिवन एल्काइन की रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व नहीं होते, मतलब एल्काइन टर्मिनल है या इंटरनल है, फिर आगे लैंग्वेज में कोई बात कर देगा। तो इसका इस्तेमाल इनके डिस्टिंग्विश में भी किया जा सकता है। छापेंगे, आगे बढ़ूंगा। सुलझा दीजिए भाई लोग। किसमें टूट गया ना पूरा का पूरा ही। यहां पर कौन है, OH माइनस। OH माइनस ने किसके साथ रिएक्शन किया, एनायन का पहला काम डी प्रोटोनेशन। यहां से जैसे ही हटा आपका पूरा मामला बिखर गया, कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाए। हालांकि आपको रिएक्शन के प्रोडक्ट याद नहीं रखने हैं, ये प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछेगा, आपको मालूम होना चाहिए कि इसके केस में व्हाइट पीपीटी और इसके केस में रेड पीपीटी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इसी वजह से टर्मिनल अल्काइंस को आप बर्च रिडक्शन से रिड्यूस नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि बर्च रिडक्शन में हम मेटल सोडियम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और सोडियम मेटल इसी के साथ रिएक्शन करके सुलट जाता है। काम था ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने का और कर गया एसिड बेस। तो टर्मिनल अल्काइंस कांट बी रिड्यूस यूजिंग बर्च रिडक्शन, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। आपका चैप्टर एल्काइन खत्म। हाँ, दम तोड़ दिया है। अगला जो चैप्टर आएगा दैट विल बी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कम से कम एक क्वेश्चन कंफर्म है, फिक्स है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्या आपको ये पूरी केमिकल रिएक्शन याद करनी है, नहीं। और रिएक्शन में कोई बड़ी बात भी नहीं है। OH माइनस ने क्या हटा लिया, इसका एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या बना दिया, वाटर। और यहां से दोनों आपके लिगेंड भी क्या हो गए, फ्री। और Ag को किसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर कार्बन माइनस में। तो आप देख लो, Ag ने तो कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, कॉपर ने भी कोवलेंट, लेकिन सोडियम ने कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। Na+K+ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, क्योंकि एस ब्लॉक मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की और ना इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की होती है। सुलटा दिया है भाई लोगों। मॉड्यूल में कैसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, तो अगर आप कर पाए इसका मतलब ये चीजें आपको याद रहेंगी। अगर मैंने यहीं पर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दिया तो मेरे से बड़ा दुश्मन आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि नोटबुक पढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, तो आपको कॉन्सेप्ट तो पहले पता चल गया 5 और 7 में क्या लगाना है, फिर क्या कद्दू क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि हमें पता चलना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो मॉड्यूल ईएलपी तो सॉल्व होंगी, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बहुत गलत अप्रोच है। टर्मिनल एल्काइन, हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना, बाजू वाला गैस रिलीज करेगा तुझे पता लग जाएगा ना। तो गैस का रिलीज होने का ऑब्जर्वेशन है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन आना, ऑब्जर्वेशन का मतलब चेंज इन कलर आना, पीपीटी का बनना, पीपीटी का डिसअपियर होना, कलर का अपीयर होना, कलर का डिसअपियर होना, या गैस का रिलीज होना, एक ऑब्जर्वेशन। सुलटा दिया भाई लोगों। नोट लगाकर एक पॉइंट लिख दो। यूजिंग these reactions, using these reactions, using these reactions, using these reactions, terminal and internal alkynes can be distinguished.
using these reactions, terminal and internal alkynes can be distinguished. Using these reactions, terminal and internal alkynes can be distinguished. आप टर्मिनल और इंटरनल अल्काइन को दोस्त क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बताइए हमने पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? इनके केस में पीपीटी बनेंगे और उसके केस में पीपीटी नहीं बनेंगे। यहां पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने एल्केन की केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन मेथड्स उल्टा दिए। सिमिलरली हमने एल्केन भी पूरा कंप्लीट कर दिया है। कोई एक दो रिएक्शन प्रिपरेशन की नहीं बताई, बाकी सारी बता दी है। और एल्काइन में भी मात्र एक ही रिएक्शन छोड़ी है प्रिपरेशन में, बाकी सारी रिएक्शन बता दी है। ऐसे ही अब हम बढ़ेंगे आगे बेंजीन की तरफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई लोगों, इस पर हमें ध्यान देना है। इसमें आपको कुछ नया ज्यादा सीखने का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका बेंजीन भी कैसे नेचर का मिलने वाला है? न्यूक्लियोफिलिक। तो ये भी किसके साथ रिएक्शन करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगला चैप्टर दोस्तों हमारा है बेंजीन and its derivatives. Benzene and its derivatives. Benzene and its derivative. इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। एनसीईआरटी की सीक्वेंस में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। या फिर आप इसको कह सकते हो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कह सकते हो? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये वाली रिएक्शन इस चैप्टर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। जल्दी से हेडिंग लगा के आप आराम से बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और इस चैप्टर को ढंग से सुनेंगे। जब भी कोई चैप्टर शुरू होता है तो पहला लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एल्कीन के पहले लेक्चर में बता दिया था मैंने कि कैसे ये रिएक्शन करेगा। एल्कीन में पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और ऐसे जुड़ेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। फिर केटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो। सारी रिएक्शन में एग्जैक्टली वही चलता रहा। तो यहां पर भी आज आप बेंजीन के बारे में जान जाएंगे कि बेंजीन किस प्रकार से रिएक्ट करने वाला है। उसके बाद केवल और केवल रिएक्शन करने वाले बदलेंगे, बेंजीन अपना काम बदलने वाला नहीं है। क्लियर? तैयार आप सभी लोग? देखिए ध्यान से सुनिए। जैसा आपका एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कीन इज ए फंक्शनल ग्रुप, जिसमें मेन रिएक्शन जो थी वो एडिशन रिएक्शन थी। आप जानते हैं एल्कीन की जो हमने रिएक्शंस पढ़ी उनमें ज्यादातर रिएक्शंस में डबल बॉन्ड पर एडिशन पड़ा। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा आया? एल्काइन। एल्काइन में भी हमने देखा कि ज्यादातर रिएक्शंस में यहां पर पाई बॉन्ड पर क्या हुआ? एडिशन। इसमें 1 मोल ऐड होता था किसी का और इसमें 2 मोल ऐड होते थे, क्योंकि इसमें 1 पाई बॉन्ड था, इसमें 2 पाई बॉन्ड है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई लोगों? यानी कि हमने बताया एल्कीन भी एक न्यूक्लियोफाइल था, एल्काइन भी एक न्यूक्लियोफाइल था, क्योंकि सर पाई बॉन्ड तो आपका बेंजीन में भी होता है। और आपने हमें जीओसी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जिनमें नॉन पोलर पाई बॉन्ड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? न्यूक्लियोफिलिक। इसका मतलब ये आपके सारे के सारे क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल। सारे के सारे क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल। आपका एल्कीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है दोस्त, आपका एल्काइन भी एक न्यूक्लियोफाइल है दोस्त, और आपका बेंजीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन इस बात पर आप विशेष ध्यान दें, जैसे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट करता है, वैसे बेंजीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करता है। एल्कीन एंड बेंजीन दोनों में ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों के रिएक्शन करने का अंदाज एकदम अलग होगा। इट इज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एंड इट इज ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि बेंजीन के न्यूक्लियोफाइल होने का कारण क्या है? भाई एल्कीन के न्यूक्लियोफाइल होने का कारण बताएगा कोई मुझे? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्या बेंजीन में पाई बॉन्ड नहीं है क्या? तो बेंजीन भी तो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। देखिए बेंजीन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये होती है, अगर ये पाई बॉन्ड इधर, ये पाई बॉन्ड उधर और ये पाई बॉन्ड उधर चला जाए तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने और बनकर आ जाएगी। इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाले केमिस्ट का नाम बता सकते हो? कैकुले। आपको पता है मैंने जितनी भी बातें जीओसी में की थी ना, वो सारी बातें इस चैप्टर में लिखी हुई है।
एरोमेटिसिटी के बारे में, हक्कल्स रूल के बारे में यहां पर सारे आपको मिलने वाले हैं। एनसीईआरटी चलता है चैप्टर वाइज। तो ये आपके सामने दो कैलकुलस स्ट्रक्चर है बेंजीन की, ठीक है। अगर मैं बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहूं तो किस प्रकार से बनाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि आपको मालूम होगा। यहां पर ये बॉन्ड आप जानते हैं, नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन से पार्टिसिपेट करते हैं दोस्त, पाई बॉन्ड। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। जहां जहां पर 1 में पाई बॉन्ड है वहां वहां पर 2 में नहीं है, और जहां 1 में नहीं है वहां पर 2 में है। तो आप पाएंगे जैसे ही हाइब्रिड बनाएंगे तो लगातार आपको क्या दिखाई देंगे, पाई बॉन्ड। सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ बेंजीन। अगर आप बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम से बनाना चाहते हैं दोस्त, किससे बनाना चाहते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम से, तो आपको और बेटर क्लियरिटी यहां पर दिखाई देगी। आप बताइए क्या बेंजीन के हर कार्बन के पास एक प्योर पी ऑर्बिटल है, यस, क्योंकि बेंजीन का हर एक कार्बन क्या बनाकर बैठा है, पाई बॉन्ड। तो हर कार्बन sp2 है, तो हर कार्बन के पास एक पी बचा हुआ है। तो यहां पर आपके सामने पी ऑर्बिटल है, उसकी एक लोब बेंजीन के प्लेन के परपेंडिकुलर अप और एक परपेंडिकुलर डाउन, इस प्रकार से आपके सामने है। क्लियर। मैंने ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनी वो भी आपको जीओसी के अंदर बताया था। अगर हम बात करें तो आपके देखो पी ऑर्बिटल्स की ऊपर वाली जो लोब है ये इस प्रकार से क्या कर लें, ओवरलैप। इस प्रकार से क्या कर लें, ओवरलैप। ये देखिए तो आपके सामने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा बेंजीन के प्लेन के ऊपर, और एग्जैक्टली अगर नीचे वाली लोब्स भी क्या कर लें, ओवरलैप, तो बताइए पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा प्लेन के नीचे। सो देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउ द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। एल्कीन में भी थी ऐसी और एल्काइन में भी थी, और इसी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से बेंजीन का नेचर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक। तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो खुद इलेक्ट्रॉन देने के लिए आ रहा है। तो इसमें आपके पास ये कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर भी आपको मिलेंगे कैसे, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप ऐसे बोल सकते हैं लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप सिंपली क्या कह सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और जब भी कोई रिएक्शन करने के लिए आएगा तो बेंजीन उसको क्या करेगा, अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ता, पाई सिग्मा या लोन पेयर, जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा रिएक्शन में क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इससे ये तो क्लियर हो गया है दोस्त, आपका बेंजीन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, जस्ट लाइक योर एल्कीन एंड एल्काइन। लेकिन इसका रिएक्शन करने का अंदाज थोड़ा सा अलग रहेगा। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई। और ये गेस्ट अपीयरेंस देना बंद करो। कुछ लोग कुछ दिन आते हैं, कुछ दिन नहीं आते हैं, बंद कर दीजिए, बर्बाद हो जाओगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। सिलेक्शन लाना इतना भी आसान नहीं है दोस्त।
24 लाख बच्चे बैठते हैं, मुश्किल से 22 से 23 हजार बच्चों को मेडिकल की सीट मिलती है, एंड द सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 2%। 98% आप जैसे ही होते हैं जो कमियां निकालते रहते हैं। अपने एटीट्यूड को एकदम चेंज करो। डे वन से मैं आपको बोल रहा हूं, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, समझना पड़ता है। आपको तो फिर भी कोचिंग का मौका मिला, कोटा आने का मौका मिला, भाग्यशाली आप लोग। सिलेक्शन तो वो बच्चा भी निकालेगा जो गांव में बैठ के पढ़ रहा है, कुछ खुद से पढ़ रहे हैं और कुछ टेलीग्राम से लेक्चर जुगाड़ जुगाड़ कर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो यहाँ पर आ सके। देखिए, ऑफलाइन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन आप लोग ऑफलाइन की फीस देकर भी राक्षस देखते लेक्चर ही। ये आदतें आपको धीरे धीरे कैसे बर्बाद कर देंगी आपको मालूम भी नहीं चलेगा। क्या पहले अपन ईएलपी सोल्व करेंगे, ईएलपी सोल्व करेंगे, फिर मॉड्यूल सोल्व करेंगे, फिर अपना क्वेश्चन बैंक सोल्व करेंगे। तो यूट्यूब पर उनका भी सॉल्यूशन बना दूंगा प्रॉपर। अगले टेस्ट की तैयारी हमारी अभी से शुरू होनी चाहिए। एक वीक का प्लान आपके पास पेपर पर होना चाहिए। एक वीक का पूरा प्लान किस पर होना चाहिए? पेपर पर। अगर कोई बात आपने पेपर पर नहीं लिखी ना दोस्तों, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी प्लानिंग कर लो, हवा में सब बर्बाद हो जाएगा। पेपर पर लिखो, इस वीक मुझे हाइड्रोकार्बन की सारी एलपी सॉल्व करनी है, ये फिजिक्स में ये करना है और बायोलॉजी में ये करना है। सुबह जैसे ही आप उठें, दिनचर्या के जो काम है उनको करने के बाद उस पेपर को एक बार पढ़ो कि मुझे ये काम करने हैं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपका माइंड प्लानिंग करना सीख जाएगा। आपको पता रहेगा कि ये डेडलाइन है और मुझे यहां तक ये करना ही करना है। शाम को सोने से पहले आप देखें कि इस वीक में ये करना था और मैंने इतना काम कर लिया है, इतना काम अभी भी पेंडिंग है। आप देखना, आपको सपने भी इसी तरीके के आएंगे कि ये बचा हुआ काम कैसे किया जाए। आपको किसी से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन इसमें आपका कोई फायदा नहीं है। सोचो, मैंने आपके कॉल उठाने बंद कर दिए, आपसे बात करना बंद कर दिया, क्लियर? तो फिर आपकी प्लानिंग कौन करेगा? आप तो बोलोगे सर चले गए मैं तो चौपट हो जाऊंगा। तो सर पर डिपेंड करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? सर का काम है बढ़िया से पढ़ाना और आपका काम है अपनी प्लानिंग के तहत उसको इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना। आप एक बार ये काम करके देखिए। जो मैं आपको बात बोल रहा हूं ना, ये किसी यूट्यूब से देखकर नहीं बोल रहा हूं, ये इंस्टा की रील देखकर बोल रहा हूं। एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत ही जबरदस्त किताब है, मतलब 20 साल में लिखी गई किताब है वो। एक ऑथर ने 20 साल में उस किताब को लिखा था, समझ रहे हो आप? 20 साल तक रिसर्च किया था और उसने बताया कि आदमी जैसा सोचता है आदमी वैसा ही बन जाता है। अगर आप दिन में एक बार भी डॉक्टर बनने के बारे में नहीं सोचते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते। जो 650 के बारे में सोचता ही नहीं है, उसके 650 कभी आ भी नहीं सकते। अगर आप दिन में 2 बार 650 कैसे लाए जाएं ये सोचोगे, तो आपको प्लानिंग अपने आप आने लगेगी कि 650 कैसे लाए। और जो भी आप सोच रहे हो उसको पेपर पर जरूर लिखें, तभी इंप्लीमेंट होगा। हवा में सोचने का कोई मतलब नहीं है। मैं ये काम करता हूं, आप देखो हर बार मेरे टेस्ट पेपर में लास्ट क्लास तक क्वेश्चंस होते हैं। कारण मैं पेपर पहले बना देता हूं। अगला पेपर बन चुका है मेरा, अब मेरे पास डेडलाइन है कि मुझे वहां तक कवर करना है किसी भी हाल में, तो स्पीड ऑटोमेटिक मेंटेन होती है। तो अगर आपके पास डेडलाइन है कि मुझे ये काम करना है इस वीक में, दोस्त एक बार करके देखना, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं महसूस होगी। और ये एकदम वेल प्रूवन मेथड्स हैं, मेरे खुद के नहीं है, बहुत बड़े ऑथर्स के लिखी हुई बातें। और उसने भी जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके इंटरव्यू ले लेकर पूछा है। अब आते हैं हम इसके ऊपर। देखिए, पहला पॉइंट ये मैं प्रूव कर चुका हूं जीओसी के अंदर कि बेंजीन में सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड सेम बॉन्ड लेंथ के होते हैं। कहां प्रूव किया था? एप्लीकेशन के अंदर, इन एक्सप्लेनिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हैव सेम बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन था आपकी जीओसी में। दूसरा ये है, इन बेंजीन ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ सेम बॉन्ड लेंथ। ये मैंने पहले डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए।
आप बताओ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बना है? कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? sp2 और हाइड्रोजन का 1s। इधर भी बता sp2 1s sp2 1s sp2 1s sp2 1s sp2। अगर ओवरलैपिंग सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? सेम। तो बात तो ये भी सही है और बात तो ये भी सही है, लेकिन सभी बॉन्ड सेम बॉन्ड लेंथ के नहीं है, क्योंकि बेंजीन में दो टाइप के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन। तो ये मेंशन क्या है? बॉन्ड लेंथ ऑफ CH एंड CC बॉन्ड्स इज नॉट सेम, सेम नहीं है। हाँ, सारे कार्बन कार्बन एक बॉन्ड लेंथ के हैं, सारे कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड लेंथ के हैं, लेकिन सारे बॉन्ड एक ही बॉन्ड लेंथ के नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ चुका है। क्लियर? क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए दोस्त, हमने ये तो जान लिया कि बेंजीन का नेचर कैसा है? न्यूक्लियोफिलिक। लेकिन ये जैसे एल्केन रिएक्शन करती थी वैसे रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं जितनी भी बातें लिख रहा हूं, अगर आपको कोई बात ना चमके तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले चैप्टर में हम वो सारी बातें समझने वाले हैं। देखिए, जैसे आपके एल्कीन HX के साथ रिएक्शन कर लेता था, HCl के साथ, HBr के साथ, बेंजीन वैसे रिएक्शन नहीं करता है। जैसे आपके एल्कीन के डबल बॉन्ड के ऊपर कौन जुड़ जाता था? HCl, HBr, HI। बेंजीन के डबल बॉन्ड पर ऐसा नहीं होता है। HX को रिएक्शन करने से मना कर देता है, मुंह पे मना कर देता है, नो रिएक्शन। लेकिन सर, मैं तो क्या सोच रहा था कि एल्कीन की तरह ऐसा नहीं हो सकता कि पहले H प्लस जुड़ जाए, कार्बोकेटाइन बन जाए और फिर X माइनस जुड़ जाए। तो ये तो क्या हो गया? एडिशन। लेकिन बेंजीन एडिशन देता ही, लेकिन क्यों नहीं देता है सर? आप बार बार मना कर रहे थे कि बेंजीन एडिशन नहीं देता है, बताया जाएगा आज, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए बेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं? Br2 के साथ। कंडीशन ये है कि रिएक्शन किस में हो रही है? डार्क, डार्क में। एंड अगर अपन बात करना चाहें रूम टेम्परेचर पर, तो इस कंडीशन वाली तो एडिशन रिएक्शन होती है, तो बेंजीन इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। और हमने लिखा भी था कि बेंजीन Br2 के रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपियर नहीं कर पाएगा। हालांकि इसमें अनसैचुरेशन है, फिर भी ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है। सर, मैं क्या सोच रहा था, जैसे एल्कीन और अल्काइन में होता था, डबल बॉन्ड तोड़ दे, हेलोजन हेलोजन जोड़ दे, क्या इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा? इसमें नहीं, क्योंकि ये एडिशन हो गया है। एडिशन को जितना हो सकता है बेंजीन क्या करता है? अवॉइड करता है। अगर मान लीजिए सर मैं रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दूं, वही कंडीशंस रखूं, क्या रखूं? एक तो डार्क, एंड साथ में क्या रखूं? रूम टेम्परेचर। तो आपके Cl2 के साथ रिएक्शन होगी क्या? नो, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। अभी आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। जैसे आपने देखा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, आपने KMnO4 को सिग्मा पाई बॉन्ड सुलटाते हुए देखा कि नहीं देखा? KMnO4 एसिडिक मीडियम में सिग्मा पाई सुलटा रहा था कि नहीं सुलटा रहा था? इसकी जगह अगर हम K2Cr2O7 इस्तेमाल में लें तो वो भी सेम काम कर रहा था, लेकिन बेंजीन इनको भी मना कर देता है, नो ऑक्सीडेशन। नो रिएक्शन के बजाय मैं लिखूंगा क्या? नो ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप जानते हैं एल्कीन के साथ ये रिएक्शन करता था, इसका कलर भी चेंज हुआ था, पर्पल से ब्राउन। कोल्ड एंड डाइल्यूट था, केवल पाई तोड़ता था। हॉट एंड कंसंट्रेटेड था, सिग्मा पाई दोनों तोड़ता। बेंजीन बोलता है यहां ऐसा नहीं चलेगा। तो इन रिएक्शंस को देखकर लगातार ऐसा लग रहा है कि बेंजीन अपने पर एडिशन को रजिस्ट कर रहा है, मना कर रहा है। लेकिन एक इलेक्ट्रोफाइल था दोस्तों जो बेंजीन को सुलटा के चला गया था, ओजोन। ऐसे समझ में आता है हमें कि ओजोन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कमाल का है, इतना जबरदस्त है कि बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर को खा गया था। ये बना हुआ प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन हुई थी, कॉमन नेम है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बोलना बहुत गलत रहेगा क्या कि बेंजीन Br2 या Cl2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बेंजीन Br2 और Cl2 के साथ रिएक्शन नहीं करता है, रूम टेम्परेचर और डार्क नहीं रिएक्शन करता है। अंडर द गिवन कंडीशंस देयर विल बी नो रिएक्शन, पर दोस्त रिएक्शन हो सकती है। आपने +1 में अगर ध्यान दिया हो तो ये चीजें समझ में आएंगी। Br2 के साथ ही करवाओ, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? FeX3 की प्रेजेंस में, या फिर नॉर्मली कौन ले लो? Fe। X का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? हेलोजन। दोस्त बेंजीन और ये रिएक्ट कर जाते हैं और प्रोडक्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बन जाता है। सर एक मिनट, ये वाला तो यहां पर भी था Br2 तो, लेकिन डिफरेंस केवल और केवल किसका है?
डिफरेंस इसका है कि इसमें FeX3 दिया गया है और इसमें FeX3 नहीं दिया गया। इवन अगर आप यहां पर क्या रखेंगे, डार्क, क्या रखेंगे, डार्क एंड रूम टेम्परेचर, तो भी रिएक्शन हो जाती है। ये तो कमाल की बात है। लेकिन सर ये हुआ कैसे, ये तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इससे क्लियर हो गया है क्या कि FeX3 ने कुछ ना कुछ तो गेम खेला है। बेंजीन और Br2 आपस में डायरेक्ट रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही FeX3 आएगा रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन रिएक्शन में खास काम देखा आपने, बने हुए प्रोडक्ट में रिंग ने अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को खो दिया है या मेंटेन किया है, मेंटेन किया है। मतलब बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर तो गया, लेकिन रिएक्शन को ऐसे किया कि एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म ना हो। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, तो Cl2 भी रिएक्शन कर जाता है। क्या सर ये रिएक्शन भी रूम टेम्परेचर और डार्क पर हो, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क हो सकती है? यस, ये रिएक्शन भी दोस्त आपकी कहां पर हो रही है, रूम टेम्परेचर, और साथ में क्या है, डार्क भी है। मतलब फिर तो पूरा खेल किसने खेला है, AX3 ने। देखेंगे चैप्टर में क्यों खेला और कैसे खेला। लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट देखकर सर समझ में आ रहा है रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर अभी भी मेंटेन है। आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसी रिएक्शन दिखाई देगी जिसमें Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाएगी और Cl2 एक्सेस में लिया जाएगा, मतलब बाल्टी भर के। और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि बेंजीन के सारे हाइड्रोजन एक एक करके रिप्लेस हो जाएंगे। यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl और यहां भी Cl। बने हुए प्रोडक्ट का नाम रहेगा हेक्सा, बने हुए प्रोडक्ट का नाम रहेगा हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ये हमारे सामने बन जाएगा हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? लेकिन सर ये कैसे हुआ, नहीं चमका, ये कैसे हुआ, नहीं चमका, ये तो पढ़ेंगे चैप्टर में। लेकिन हमें ये डिफरेंशिएट तो हो रहा है ना यहाँ पर लिखने से कि सर मैं जानना चाहता हूं FeX3 ने ऐसा क्या जादू कर दिया, AlX3 ने ऐसा क्या जादू कर दिया जो रिएक्शन हो गई। जब तक हमें डाउट नहीं होंगे ना तब तक हमें कभी चीजें क्लियर ही नहीं होंगे। तो ऑर्गेनिक में डाउट आना अच्छी बात है, मतलब चीजें समझ में आ रही है। अगर हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दें और Cl2 को किस में ले लें, एक्सेस में, और साथ में ले ले आप हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या फिर आप यूवी लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं अंडर दिस कंडीशन रेडिकल विल बी जनरेटेड। बेंजीन बोल रहा था इधर कि मैं एडिशन नहीं करता हूं, क्या बोल रहा था, मैं एडिशन नहीं करता हूं, लेकिन ये बोलता है कि तू मेरे बारे में जानता ही, मैं सुनता ही कहां हूं, मैं आया हूं तो रिएक्शन तो होगी। आप जानते हैं रेडिकल को कोई आज तक ना नहीं कह पाया। आपके पूरे बेंजीन के एरोमेटिक कैरेक्टर को खा जाता है। हर डबल बॉन्ड पर Cl Cl रेडिकल जुड़ जाते हैं और हम ये डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में। बताइए डिस्कस हो चुका है कि नहीं हो चुका है? और इस बने हुए प्रोडक्ट का नाम बताइए, बने हुए प्रोडक्ट का नाम है बेंजीन हेक्सा, पूरा लिखता है नहीं भाई, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। नाम का लोचा है दोस्त इसमें, इसके नाम में बेंजीन जरूर आ रहा है लेकिन स्ट्रक्चर में बेंजीन नहीं है। जैसे नाम होशियार सिंह, 5वीं पास नहीं कर पाया, नाम बहादुर, लाइट जाते घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो इसके नाम में बेंजीन जरूर है लेकिन यहां पर कोई बेंजीन नहीं है। तो फिर ये नाम में बेंजीन क्यों आया सर? क्योंकि ये बेंजीन से बनकर आया है, डेराइव्ड नेम है। क्या है? डेराइव्ड नेम है। आगे बात समझ में? तो आप पता है नाम तो ये लिखोगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड और स्ट्रक्चर ये सोचोगे, ये नहीं है, ये तो हेक्साक्लोरो बेंजीन है दोस्त। आप बताइए बेंजीन हेक्साक्लोराइड एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। लेकिन भाई साहब आप सुलझ जाओगे क्योंकि आपको बेंजीन दिखते आप बोलोगे एरोमेटिक, लेकिन इसमें तो बेंजीन होता ही नहीं है। इसका एक और इन शॉर्ट इसको हम क्या बोल देते हैं, BHC। क्या बोल देते हैं? BHC। हालांकि इसको एक नाम और से जाना जाता है, अगर अपन बात करना चाहें गैमेक्सेन, किसके नाम से? गैमेक्सेन के नाम से भी जाना जाता है। एक ये बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड होता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल में लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन अभी आपको नहीं चमकेगी, ये रिएक्शन नहीं चमकेगी, ये रिएक्शन नहीं चमकेगी, क्योंकि ये तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यानी कि सर बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर तो रहा है लेकिन ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को खत्म नहीं होने दे रहा। Cl2 in the presence of AlX3, Br2 in the presence of FeX3 से ये क्लियर हुआ कि इसने रिएक्शन किया तो सही
लेकिन ऐसे किया कि अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को सेफ रखा। सुलटा देंगे भाई लोगों जल्दी से जल्दी। नीट 2017 या 19 में यहां से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था, लोगों को हवा नहीं लगी कि पूछा कहां से। नीट 2016 में भी जीओसी का क्वेश्चन यहीं से आया था। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा था ना पाइरोल में, यहां का क्वेश्चन था वो। तो हवा नहीं लगने देता कि पूछ कहां से रहा है। लेकिन हमारी टीचिंग ऐसी है कि जो बातें जहां बता सकते हो बताओ, चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, बस अपने को पीवाई क्यू करने हैं हर हालात। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोग। सुलटा दिया है क्या? सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? क्या KMnO4 K2Cr2O7 बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर पाएंगे? तो क्या कलर चेंज हो जाएगा आपका पर्पल से ब्राउन? नो। ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? और धीरे धीरे लिखो। अब तो सुलटा दिया। अब सुलटा है क्या? ये लाइट नहीं जलती है तो फिर रिकॉर्डिंग सही साफ दिखती है क्या? मैं नहीं दिखता, कोई मतलब भी नहीं है। बोर्ड वाला तो क्लियर दिखता है बस। हाँ, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मुझे जहां दिखना होता है मैं दिख जाता हूँ। बस ये जो रूम से आवाज आती है ना, वो समझने पर नहीं आती हैं। कभी तुम सोच रहे हो कि तेज आवाज आ रही तो बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ऐसी हरकतें हो रही हैं। चलिए आते हैं इधर, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई लोगों।
देखिए हमने बोला बेंजीन को, मतलब कहने की बात है, बेंजीन को कैसे बोल सकते हैं कि हमने बेंजीन को बोला कि सुना है कि तू न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, क्योंकि इसके पास क्या है, पाई बॉन्ड, नॉन पोलर पाई बॉन्ड है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि तू इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि HCl, HBr, HI सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इवन Br2Cl2 भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन ने बोला गलत सुना है, मैं न्यूक्लियोफाइल हूं और मैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन भी करता हूं, लेकिन मैं एडिशन नहीं करता। क्योंकि तू जिस तरीके की रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहा है उनमें क्या करवाया है तूने, एडिशन, और इससे मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जा रहा है। बताइए कंपाउंड कैसा है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, रिंग का कोई एटम sp3 आया तो फिर एरोमेटिक का कोई मतलब ही नहीं है, और ये भी कैसा है, नॉन एरोमेटिक। तो बेंजीन ने हमें सही किया कि मैं न्यूक्लियोफाइल भी हूं, मैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन भी करता हूं, लेकिन एडिशन नहीं करता। तो फिर हमने पूछा कैसे रिएक्शन करते हो, कि मेरी रिएक्शन करने से पहले कंडीशन क्लियर है। ध्यान से सुनिएगा, बेंजीन कहता है मेरी रिएक्शन करने से पहले कंडीशन क्लियर है कि मुझे रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मुझे अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस चाहिए। मैं ऐसी रिएक्शन करना पसंद करूंगा जिसमें मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर बचा रहे, और वही हम पढ़ने वाले हैं कि फिर तू रिएक्शन करता कैसे है, कैसे अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को बचा लेता है। चलिए हम बढ़ते हैं मैकेनिज्म की तरफ। अभी आप ध्यान से सुनेंगे, कोई कुछ लिखने वाला नहीं है। हमारे पास आ रहा है जर्नल मैकेनिज्म, और आप जानते हैं यही बार बार रिपीट होगा। जर्नल मैकेनिज्म ऑफ, जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक, जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब बेंजीन एडिशन नहीं, क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। इसको कई बार हम SEAR मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, SEAR मैकेनिज्म। एक मिनट सर, पूरी बातें क्लियर करो, आप तो मेरे बारे में जानते ही हो। चलिए, यहां पर AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक, पक्का, यस। आप बताइए E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, क्लियर, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक, और S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन। तो आप जिसको लिख कर आए पूरा, उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, SEAR। कैसे लिखा जा सकता है, SEAR, जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुलटा दिया है, जल्दी से सुलटा देंगे इसको। एक लाइन लिखेंगे और उसके बाद आप पेन कॉपी बंद करके आराम से बैठ के सुनेंगे, क्योंकि यही मैकेनिज्म बार बार रिपीट होगा। केवल इलेक्ट्रोफाइल चेंज होते जाएंगे, बेंजीन के रिएक्शन करने का अंदाज चेंज नहीं होने वाला। सुलटा दिया है, लिखिए, the characteristic reaction of benzene and its derivatives, the characteristic reaction of benzene and its derivatives, the characteristic reaction of benzene and its derivatives, the characteristic reaction of benzene and its derivatives is aromatic electrophilic substitution, is the characteristic reaction of benzene and its derivatives is aromatic electrophilic substitution, is aromatic electrophilic substitution। यानी कि बेंजीन और बेंजीन से जो डेराइव होकर कंपाउंड्स बनेंगे, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, जो बेंजीन से बनकर आए हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब समझिए, कई बार हम कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन लिख देते हैं तो बच्चे को लगता है कि बेंजीन बस एक ही टाइप की रिएक्शन देता है, एंड दैट इज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और कोई रिएक्शन ही नहीं करता है। ऐसा नहीं होता है भाई। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है अगर कोई आपका फंक्शनल ग्रुप कितनी रिएक्शन देता है, 100, तो उन 100 में से 90 रिएक्शंस एक टाइप की है, बाकी की बची हुई 10 रिएक्शन दूसरी टाइप की भी हो सकती है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है मैक्सिमम जो रिएक्शंस होंगी वो कौन सी होंगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब
मान लीजिए मैं क्लास में आके रोज फेंक देता हूं कि मैं आज वहां घूमने गया, मैं यहाँ घूमने गया, मैंने इसको पढ़ाया, मैंने उसको पढ़ाया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। थोड़े दिन बाद आपको समझ में आ जाएगा ये मास्टर फेंकू है। क्लियर? आप ही की लैंग्वेज बात कर लेता हूं। तो आप नाम रख दोगे फेंकू, मतलब ये मेरा कैरेक्टर हो गया कि ये ज्यादातर फेंकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं जब भी बोलूंगा फेंकूंगा ही। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सर 90% जब आप बात करते हो तो फेंकते हो, कभी 10% आप दूसरी बात भी कर लेते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन का मतलब है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इसकी कैसी हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। कुछ बची हुई दूसरी रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो जो वर्ड आपने लिखा है ना कैरेक्टरिस्टिक, उसको क्लियर किया है मैंने। अब आते हैं हम रिएक्शन की तरफ। अब आप कुछ नहीं लिखेंगे जब तक मैं ना कहूं, ध्यान से सुनना है। मान लीजिए आपके सामने ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। इसकी रिएक्शन आपने किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवा दी है। मैं जानबूझकर दोस्त एक एच को हाईलाइट कर रहा हूं, जानबूझकर। अगर आप इसकी रिएक्शन किसी ऐसे रिएजेंट के साथ करवा देते हैं जो किस नेचर का है? इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। ये इसके साथ रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का प्रोडक्ट बनकर आता है। जो H है उसकी जगह कौन लगा हुआ मिलता है? E, और यहां पर आपका H आ जाएगा Nu। ये प्रोडक्ट हमारे सामने बन गया है। जब भी आप टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिसाइड करते हैं तो टाइप इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बीच में क्या हुआ है मुझे उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता। जब भी टाइप डिसाइड होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर डिसाइड होती है। जब मैं रिएक्टेंट की तरफ देखता हूं तो बताइए रिएक्टेंट का हाइड्रोजन हटाकर आपने क्या लगा दिया है? E। अगर एक चीज को हटाकर दूसरी चीज लगा देते हो तो इसे रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब ये रिएक्शन किसकी कैटेगरी में आएगी? सब्स्टिट्यूशन की। मतलब H इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय E। तो ये तो क्लियर हो गया कि बेंजीन की रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन सर आपने तो सब्स्टिट्यूशन के आगे भी क्या लिखा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो कैसे समझाओगे? तो वो रिएक्शन में आगे चलकर पता चलेगा कि ये जो H प्लस बनकर हटा है या कुछ और बनकर हटा है। क्या पता आपका E प्लस बनकर आया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और H को भी क्या बाहर निकाला हो? H प्लस बनाकर। तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा तो उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम देंगे। चलिए हम समझते हैं इस रिएक्शन के होने का मैकेनिज्म। ये तो आपके सामने सिंपल क्या लिखे हुए हैं? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर? ये रिएक्शन टेक्निकली हुई कैसे है उसको हम समझेंगे। सभी लोग यहां पर ध्यान देंगे। आपका बेंजीन रिएक्शन करने के लिए आएगा जस्ट लाइक योर एल्कीन। यहां पर आपका हाइड्रोजन हमने जानबूझ के हाईलाइट किया है। रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करने के लिए आएगा E प्लस। E प्लस नॉर्मली हमें मिलेगा नहीं, यहां से हम क्या करेंगे? जनरेट करेंगे, पर वो हम आगे स्टेप में देखेंगे। यानी कि E प्लस कौन है? इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन इसमें किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल। आप बताइए दोस्त, अगर अपन बात करना चाहें तो बेंजीन कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है? कौन से इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पास जो शेयर कर सकता है? सर बेंजीन के पास है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो ये शेयर कर सकता है। तो बेंजीन अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जस्ट लाइक योर एल्कीन, आप देख सकते हैं। और शेयर करने का मतलब है कि आपका इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड पर ऐड होने वाला है। या तो ये कार्बन E के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर ये कार्बन E के साथ बॉन्ड बनाएगा। कोई एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाने वाला है। और आप जानते हैं जब केटायन जुड़ता है तो इंटरमीडिएट भी केटायन बनता है, और जब रेडिकल जुड़ता है तो इंटरमीडिएट भी रेडिकल जुड़ता है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से कोई एक कार्बन इसके साथ क्या बनाने वाला है दोस्त? बॉन्ड। हम मान लेते हैं कि जो आपका E है वो इस वाले कार्बन पर आकर जुड़ जाता है। किस पर जुड़ जाता है? इस वाले कार्बन पर जुड़ गया। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस कार्बन पर अगर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है तो यहां पर कैसा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव। आप जानते हैं ना डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ोगे तो दूसरी साइड क्या बन जाता है? केटायन। तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा दोस्त? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकेटायन तो बना। सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी तो ऐसा ही होता था कि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता था, कार्बोकेटायन बनता था। हालांकि ये कार्बोकेटायन अच्छा खासा स्टेबल है। कैसे स्टेबल है सर? थोड़ा समझाइए, क्योंकि आपका कार्बोकेटायन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बताइए, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। यहां पर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? मैंने बोला था जीओसी के बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब जिसको रेजोनेंस नहीं आता वो कैसे समझेगा इन बातों को? तो जीओसी तो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है, और एरो भी नहीं ड्रॉ कर सकते आप।
फिर से बताइए, पाई बॉन्ड से नेक्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर एट द एंड पॉइंट। तो ये जो केटाइन बना है दोस्त, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? हाँ, अच्छा खासा इसको रेजोनेंस करने का मौका मिला है। यहाँ पर H जुड़ा हुआ है और यहाँ पर E जुड़ा हुआ है। दोस्त एक बात मुझे याद दिला दो, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके E की कौन कौन सी पोजीशन पर गया? E बताइए कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, ये पैरा और ये ऑर्थो। क्या ये क्लियर है? बस ये पहला स्टेप था जिसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते ही किसकी फॉर्मेशन हो गई? कार्बोकेटाइन की। क्लियर? तो ये वाला कौन सा स्टेप है दोस्त? एडिशन। कौन सा स्टेप है? एडिशन। आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया है, ये देखो दोनों रिएक्टेंट मिलकर कितना प्रोडक्ट बना दिया है? एक। तो ये एडिशन हो गया। अब अगले स्टेप में बताइए, कार्बोकेटाइन का पहला काम, सिंपल सा बताते चलेंगे, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। दोस्तों पूछो, क्या इससे क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? क्या रीअरेंज? ये रेजोनेंस है, रीअरेंज का मतलब किसी दूसरे एटम पर। क्या ये पॉजिटिव इधर आना चाहेगा? अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है भाई, क्यों डबल बॉन्ड पर आकर रेजोनेंस को रोकेगा? तो ये तो रीअरेंज तो नहीं करेगा। अब बताइए, कार्बोकेटाइन का दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। जब आपने E प्लस बनाया है तो साथ में Nu माइनस भी बना होगा। तो दूसरा स्टेप ऐसा हो सकता है कि ये न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या बना ले? बॉन्ड। अगर इसने न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना दिया तो दोस्त आपकी रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर परमानेंटली चला गया। यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? और आप देखेंगे ये कार्बन भी sp3, ये कार्बन भी sp3, एंड कंपाउंड क्या बन गया है? नॉन एरोमेटिक। बेंजीन ने पहले ही क्लियर कर दिया था, मैं अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को खत्म नहीं होने दूंगा, और कोई तूने ऐसी रिएक्शन करवा दी तो मैं साफ मना कर दूंगा कि मैं ये वाला काम नहीं करूंगा। इसीलिए तो वापस पलटो, ये एडिशन रिएक्शन आपकी नहीं हो रही थी। H और X दोनों जुड़े तो रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो रहा था, तो रिंग अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लॉस नहीं होने देगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को सिंपली ऐड नहीं करने देगा। तो ये कार्बोकेटाइन का कौन सा काम था? दूसरा काम। बताओ, कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि ये करना नहीं चाहता। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, ये भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये करने से इसका एरोमेटिक कैरेक्टर चला जाएगा। फिर कौन सा काम करेगा? तीसरा काम एलिमिनेशन, और ब्रैकेट में लिखा था रिमूवल ऑफ H+, रिमूवल ऑफ H+। बेंजीन को अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस चाहिए। दोस्त इधर ध्यान दीजिए, जैसे ही आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, बताइए आपके इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है कि नहीं है? इसका मतलब अब ये क्या बन चुका है? नॉन एरोमेटिक। मतलब इस स्टेप में क्या हो गया है? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। बर्दाश्त नहीं है ये बेंजीन को कि तूने पहले स्टेप में मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर खो दिया है, मुझे दूसरे स्टेप में मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर वापस चाहिए। तो जो कार्बन आपने sp3 बनाया है उसको वापस sp2 बनाना, तभी तो एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आएगा। अगर एक भी sp3 रहा तो एरोमेटिक कैरेक्टर तो वापस आ ही नहीं सकता। तो बेंजीन बोल रहा है आज तेरे हटने का टाइम आ गया है। और बताइए H किसकी फॉर्म में हटेगा? H+ की फॉर्म में हटेगा, क्योंकि मुझे ये वापस से बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और अगर आपने वापस से बॉन्ड बना दिया दोस्त, तो बताइए बेंजीन ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस से गेन कर लिया कि नहीं कर लिया? और ये H किसकी फॉर्म में बाहर निकल गया? H+। लेकिन फ्री H+ का तो कभी आपका एग्जिस्टेंस होता ही, तो ये Nu माइनस इसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही H+ आया, इसके साथ क्या बना लिया इसने? बॉन्ड बना लिया है। तो यहां पर कौन जाकर जुड़ गया? आपका हाइड्रोजन। एक बात बताओ, ये वाला स्टेप स्लो होगा कि फास्ट होगा? ये वाला गेन ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, खटैक से एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करना चाहेगा, बल्कि ये वाला स्टेप कैसा होगा? स्लो। कैसा होगा? स्लो, क्योंकि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी इसको बर्दाश्त नहीं है। तो ये पहले वाला स्टेप इस रिएक्शन का कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप, यानी कि इसको क्या कह सकते हो? RDS। और ये वाला स्टेप दूसरा जिसमें क्या हुआ है? एलिमिनेशन। आप जानते हैं ना केटाइन ने कौन सा काम किया है? तीसरा काम, H+ को हटाकर अपना डबल बॉन्ड बना लिया है। तो ये एलिमिनेशन वाला स्टेप है। ये स्टेप आपकी रिएक्शन का कैसा स्टेप होगा? फास्ट स्टेप होगा, क्योंकि इस स्टेप में क्या हुआ है? रीएरोमेटाइजेशन। क्या हुआ है?
री एरोमेटाइजेशन। आप जानते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर गेन वापस करना बहुत ही फास्ट स्टेप होने वाला है। तो ये रिएक्शन भी आपके दो स्टेप में चलती है। पहले स्टेप में बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, जुड़ते ही बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म। जिस कार्बन पर, ध्यान से सुन ले, जिस कार्बन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है उसी कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और रिंग अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करेगा। तो आप बताइए आपके ई प्लस ने, किसने, बेंजीन से किसको हटा दिया, H प्लस को। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, hence it is electrophilic substitution, but this substitution is taking place on aromatic ring, इसलिए इसका नाम पड़ गया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता है? करता है साहब, लेकिन रिएक्शन करने का अंदाज अलग है। एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन करता है। इलेक्ट्रोफाइल को बोलता है कि रिएक्शन कर और मेरे किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के चला जा, एडिशन मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये रिएक्शन का कैसा स्टेप हुआ? स्लो स्टेप। दिमाग दौड़ा और वापस चल। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का भी यही स्टेप आरडीएस होता था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, और बेंजीन में भी यही स्टेप क्या है? आरडीएस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, फास्ट विल बी द रेट ऑफ। तो अगर इसकी केटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने का रेट भी बढ़ेगा। अगर इसकी स्टेबिलिटी घटेगी तो बेंजीन का इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने का रेट भी घटेगा। पहला स्टेप डिट्टो एल्कीन जैसा है, दूसरे स्टेप में केटाइन ने दूसरा काम नहीं किया, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, बल्कि तीसरा काम किया, रिमूवल ऑफ H+, ताकि अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस से गेन कर सके। नोट करेंगे, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी से उल्टा देंगे भाई लोगों। तो क्या बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करता? करता है, लेकिन एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। उसको रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस चाहिए, कि मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा कि मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म ना हो सके। जल्दी जल्दी से उल्टा देंगे भाई लोग। यहां से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था नीट 2016। आप देखेंगे कि किस लेवल पर एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकता है। मतलब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन को क्लब किया किसके साथ? आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ, कॉमन आयन इफेक्ट। इस प्रकार से सेट किया कि बच्चे को हवाई नहीं लगने दी। सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? अब सुलटा दिया है क्या? रिएक्शन दो स्टेज में कंप्लीट हुई है। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ H+। बस केवल E+ बदलता रहेगा, बेंजीन के रिएक्शन होने का अंदाज नहीं बदलेगा। कभी आपका इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगा, कभी आपका इलेक्ट्रोफाइल Cl+Br+ होगा,
कभी आपका इलेक्ट्रोफाइल R+ होगा, कभी आपका इलेक्ट्रोफाइल SO3H+ होगा। E+ बदलने वाले हैं, बेंजीन के रिएक्शन होने का अंदाज नहीं बदलेगा। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा तो सही, पर एडिशन नहीं दोस्त, सब्स्टिट्यूशन। बोलेगा कि कोई ना कोई H हटा और निकल यहां से। इस तरीके से रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ कि अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को खत्म नहीं होने देता। इस रिएक्शन का भी इंटरमीडिएट क्या है? कार्बोकेटायन। तो बिल्कुल एल्किन की तरह तो रिएक्शन कर रहा है। आज आपने देखा केटायन ने अपना कौन सा काम किया? तीसरा काम, दैट इज रिमूवल ऑफ H+। अपने बाजू वाले sp3 कार्बन से H+ हटा के डबल बॉन्ड वापस बना लिया। इसी को आप क्या कहते हैं? एलिमिनेशन। किसी का हटना एलिमिनेशन। तो H+ हटा दिया हमने यहां से, सुलटा दिया है क्या दोस्त? पक्का? भाई ध्यान से सुनेंगे, जेईई मेंस में यहां से बहुत शानदार क्वेश्चंस बनाए हैं। गलती से रिपीट कर दिया ना जेईई मेंस का क्वेश्चन तो भी हमें क्या कर जाएगा? साफ। निपटा दिया भाई लोगों। देखिए, जब हम, कितने लोगों ने नहीं लिखा है भाई? जल्दी करेंगे तो हम आगे से ये वाला स्टेप करेंगे ही। हमें पता चल गया एडिशन नहीं करने वाला है, क्योंकि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। और यहां पर तो ये वापस से अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लिया इसने। अब तो सुलटा दिया होगा। चलिए देखिए, अगर हम बोले ना तो ये कार्बोकेटायन ही है, पर इसमें इसको थोड़े से फैसिनेटिंग नाम दे दिए। अगर हम इसके हाइब्रिड बनाए दोस्त, क्या बनाए? हाइब्रिड। गौर से बताइए, यहां पर जुड़ा हुआ है H, यहां पर जुड़ा हुआ है E। आप बताइए पाई बॉन्ड कहां कहां है? पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां पर है, और कहां पर है? यहां पर। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां पर है। तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड यहां भी आ गया। तो पाई बॉन्ड हर जगह घूम रहा है, छोड़ के इन दो बॉन्ड्स के। बताओ पहली RS में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, पार्शियल पॉजिटिव। बताइए दूसरी RS में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, और तीसरी RS में पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर। तो आप देख सकते हैं दोस्त, पॉजिटिव चार्ज E की ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर गया कि नहीं गया है दोस्त? इसी का ही नाम होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोल देते हैं इसको? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हालांकि ये केटायन ही है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। कई बार इसी को ही क्या बोल देते हैं? व्हीलैंड इंटरमीडिएट। क्या बोल देते हैं? व्हीलैंड इंटरमीडिएट। कुछ भी बोलो, हमारे लिए तो क्या है? कार्बोकेटायन। या फिर कई बार इसी को ही क्या बोल देते हैं? एरिनियम आयन। क्या बोल देते हैं? एरिनियम आयन। ये सब आपके कुछ भी कह ले, हैं तो कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट के नाम बता रहे हैं बस अलग अलग, कि इसी इंटरमीडिएट को सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, इसी इंटरमीडिएट को व्हीलैंड इंटरमीडिएट के नाम से जाना जाता है, और कई बार हम एरिनियम आयन भी बोल देते हैं। सब बोलो, है तो केटायन। तो ये लिख दीजिए इसके सामने। कभी आपसे पूछ ले किस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स, व्हीलैंड इंटरमीडिएट या फिर एरिनियम आयन। जल्दी से नोट करेंगे, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ करनी है, और ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं यही आपकी रिएक्शन में स्पीड बढ़ाएंगे। सुलटा दिया है भाई लोगों? सुनो ध्यान से, एक बात इधर देखो। जिस कार्बन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा वही कार्बन कैसा बना, और फाइनली उसी कार्बन से कौन हटा? तो ये हमेशा ध्यान रखना, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा उसी कार्बन का H हटेगा। कौन सा H हट सकता है? 6H है, 6 में से कोई सा भी हट सकता है। वो तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते तो ये H हट जाता। तो इसको हम बोलते हैं इप्सो रिप्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? इप्सो रिप्लेसमेंट। तो जब भी बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो इप्सो रिप्लेसमेंट होगा। दोस्त ध्यान से सुन ले, अगर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया है क्या? G, तो G ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन हो गई? दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, और ये दोनों, लेकिन ये पोजीशन कौन सा है? इप्सो पोजीशन। तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए कि जो H+ हटेगा वो कौन सी पोजीशन से हटेगा? इप्सो पोजीशन से हटेगा। मतलब जिस कार्बन पर आपका इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ा है उसी कार्बन का H+ हटेगा, क्योंकि इसी कार्बन को वापस से क्या होना पड़ेगा? sp2 होना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ूंगा।
थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू चीजों को समझना चाहते हैं। आप जानते हैं मेरी आदत है, मैं ये भी जानता हूं कि सारी की सारी बातें आपको इसमें नहीं चमकती है, लेकिन जितना चमक जाए उतना ही काफी है, उतना काफी है, मेरा काम चल जाता है। तो यहां पर हम बात करने वाले दोस्तों फ्री एनर्जी, किसकी बात करेंगे? फ्री एनर्जी की बातें हम यहां पर करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनेंगे, छापेंगे बाद में। ये आपके सामने कौन है? बेंजीन। आप जानते हैं, अब आपको धीरे धीरे क्लियर हुआ होगा कि मैंने इस हाइड्रोजन को पहले से हाईलाइट क्यों कर रखा है, क्योंकि मुझे यहीं पर जोड़कर इस एच को हटाना है। आप कोई दूसरा एच भी हटा सकते हो, कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताइए रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल ई प्लस। नॉर्मली हमको मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है, हम बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए ई प्लस के साथ रिएक्शन करेगा तो बेंजीन इसको अपने कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? पाई बॉन्ड। मतलब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़ने वाला है, और जैसे ही जुड़ेगा तो बताइए रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? गायब। यहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया। अगर इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि आपने पाई बॉन्ड ये वाला यहां कार्बन से तोड़कर किससे बना दिया है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इस कार्बन का तो एक बॉन्ड कम हो गया ना, तो यहां पर क्या बन गया है? पॉजिटिव चार्ज। आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो साइक्लो हेक्सा। क्या बोल सकते हो? साइक्लो हेक्सा डाई इन या इनाइल? इनाइल, क्योंकि आपका एच हटकर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। साइक्लोहेक्सा डाई इनाइल केटायन। बेटा इसी को ही आप व्हीलैंड इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बला बला बोल रहे थे, तो ये आपके सामने आ गया है। बताइए रिएक्शन के अगले स्टेप में क्या होने वाला है? रिएक्शन के अगले स्टेप में यहां से कौन हट जाएगा? H प्लस, और आपका ये रिएक्शन हो जाएगा। H प्लस हट गया है और H प्लस की जगह किसने ले ली है? E प्लस ने। टेक्निकली तो यही हुआ, देखो रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोफाइल आया, बेंजीन पर ऐड हुआ, अगले स्टेप में किसको हटा दिया? H प्लस को। तो मैं ओवरऑल देखता हूं तो E प्लस ने किसको रिप्लेस कर दिया है? H प्लस को। रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट हुई है, और आप देख पा रहे होंगे ये वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा, और इस वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम। इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी द स्लो स्टेप, दिस इज गोइंग टू बी द स्लो स्टेप। तो अगर कभी भी रिएक्शन का रेट कंपैरिजन करेंगे तो रेट कंपैरिजन पहले स्टेप से करेंगे, दूसरे से कोई लेना देना। और आप जानते हैं कि आपका कार्बोकेटाइन बना है, ये केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम चाहिएगी और रिएक्शन उतनी फास्ट जाएगी। तो अगर आपने इस बेंजीन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया है जो कि केटाइन को क्या कर सकता है? स्टेबलाइज। भाई दो पाई बॉन्ड के साथ तो रेजोनेंस है ही है, उसके अलावा भी कोई क्या कर दे? स्टेबलाइज। तो बताइए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी और रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। ईआर में बता दिया था, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फास्ट इट विल बी फॉर्म। स्टेबल केटाइन को बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम और लेस स्टेबल को बनने में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। तो ये केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा रिएक्शन का रेट उतना बढ़ता चला जाएगा। अल्टीमेटली अगर हमसे रेट पूछे कि बताइए कौन सा बेंजीन स्लो या फास्ट रिएक्शन करेगा, किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो हम इस केटाइन की स्टेबिलिटी से बता सकते हैं। किससे बता सकते हैं? केटाइन की स्टेबिलिटी से। या रिएक्शन के पहले स्टेप में आपका बेंजीन किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक नेचर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करने का रेट उतना ही ज्यादा होगा। आप न्यूक्लियोफिलिसिटी से बता सकते हैं और आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से बना सकते हैं, दोनों एक ही बात का जवाब दे रहे होंगे। जल्दी से ग्राफ को बनाएंगे, आगे बढ़ूंगा। इस ग्राफ से रिलेटेड क्या आपसे कोई बात की जाएगी? नहीं, लेकिन इस ग्राफ ने आपको क्लियर कर दिया है कि केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। बस खत्म हो गया ग्राफ का काम। लिख के क्रॉस भी कर सकते हो। बनाना तो है ना बेटा, मैंने बनाया है तो। किसी भी रिएक्शन का रेट कौन डिसाइड करता है? आरडीएस। और आरडीएस में क्या बना है? कार्बोकेटाइन। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। रिएक्टिविटी का सीधा लिंक किससे होता है दोस्त? रेट से। सुलटा दिया है क्या मेरे भाई?
तो आपको समझ में आ गया बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिएक्शन करता है। स्टेप नंबर 1 में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, स्टेप नंबर 2 के अंदर जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहीं से कौन हट जाता है, H+, खत्म हो गई रिएक्शन। केवल और केवल E+ बदलेगा, बेंजीन के रिएक्शन करने का अंदाज नहीं बदलने वाला। तो आगे आने वाले पूरे चैप्टर में क्वेश्चंस मात्र और मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। सुलटा दिया है, लिख पहला पॉइंट। लिखिए पहला पॉइंट, द नेट रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, द नेट रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, ब्रैकेट में क्या लिख दो, E+, द नेट रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, द नेट रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, ब्रैकेट में क्या लिख दो, E+, followed by elimination of a proton, the net result of addition of an electrophile। पहले स्टेप में बताओ क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, एडिशन, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ H+ का, एलिमिनेशन। द नेट रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन, प्रोटॉन आप किसको बोलते हो दोस्त, H+ को, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन, ब्रैकेट में क्या लिख दो, H+, इज सब्स्टिट्यूशन, इज सब्स्टिट्यूशन, इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ E, इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ E फॉर H, इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ E फॉर H। देखो इंग्लिश से थोड़ा समझा दूं क्या कह रहा है। कहता है ये रिएक्शन 2 स्टेज में हुई है, पहले स्टेज में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन और अगले स्टेप में H+ का एलिमिनेशन। कहता है मुझे इससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन का ओवरऑल रिजल्ट क्या दिखाई दे रहा है कि E+ ने किसको रिप्लेस कर दिया, H+ को। दैट्स इट, टाइप हमेशा यहीं से डिसाइड होगी कि E+ ने H+ को रिप्लेस कर दिया, इन बिटवीन क्या हुआ है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा कि इन बिटवीन पहले स्टेप में क्या हुआ, एडिशन, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, एलिमिनेशन। तो पहले एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ओवरऑल किसको दे रहा है, सब्स्टिट्यूशन को पैदा कर रहा है। क्लियर हो गया, चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, reactivity of benzene, reactivity of benzene, reactivity of benzene, reactivity of benzene in SEAR reaction, शॉर्ट में लिख दें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताओ कैसे पहचानोगे, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन इन SEAR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बोलोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लेकिन यहां पर कार्बोकेटाइन का थोड़ा सा फैसिनेटिंग नाम दिया है, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो या तो आप अपने सिग्मा कॉम्प्लेक्स की क्या देख लो, स्टेबिलिटी, या फिर दूसरे तरीके से भी देख सकते हो क्या, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन। एल्किन में भी हमने ऐसे पहचाना था, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन। और आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटाते हैं, बिल्कुल एल्किन की तरह न्यूक्लियोफिलिस्टिक बात होगी। सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए आपको बनाना पड़ेगा, इसमें बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अगला पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आया जेईई मेंस के अंदर, और इस जैसा क्वेश्चन नीट भी पूछ चुका है, पर इससे थोड़ा सा बढ़िया लेवल का। बेटा ये 2-2 कौड़ी के सवाल तो कब आने शुरू हुए हैं, अब आने शुरू हुए हैं, कोविड के बाद, नहीं उससे पहले ढंग से गुर्दे छीलता था, उससे पहले कभी भी फुल बाई फुल आने ही नहीं दिए उसने। और वो गुर्दे कभी भी छील सकता है। इस बार तो गजब बेइज्जती हुई है उसकी, तो वापस लौटेगा वो, और पेपर जितना अच्छा बनाएगा यकीन मानिए हमारे लिए उतने ही फायदे की बात होगी। अगर हम 5 क्वेश्चन कर पाए तो बाकी के 5 भी नहीं बनने। टफ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सीट तो जितनी उतनी मिलनी है बच्चों को,
कितना भी टफ पेपर आ जाए, 24,000 सीट है तो 24,000 तो भरी जाएंगी, पर अगर टफ पेपर आएगा तो अच्छे बच्चे पहुंचेंगे वहां पर, नहीं तो फिर कचरा पहुंच सकता है। जैसे 2024 के पास आउट वाले बैच से ट्रीटमेंट लेने में डर लगेगा कि भाई पेपर तो नहीं था तेरे पास, तो साथ में एक सैंपल पेपर नीट का लेकर चलना पड़ेगा। इलाज करने से पहले ये सोल्व कर दे एक बार। सुलटा दिया है क्या? देखिए सारे सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या है आपका? कार्बोकेटाइन। आप बताइए कार्बोकेटाइन को कौन से ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, डोनेटिंग या विड्रोइंग? अगर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया रिंग के ऊपर, जी ग्रुप, जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये जी ग्रुप बताओ कहां लगा है, ऑर्थो, मेटा या पैरा? बीच में। हालांकि अगर ये जी ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर होगा तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा से क्या लगा पाएगा, या तो प्लस आर या फिर प्लस एच। ई की ऑर्थो एंड पैरा पर होगा तो मजा ही अलग रहेगा। अगर आपने कोई जी ग्रुप ऐसा लगा दिया है दोस्त जिसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो बताइए ये तो डिस्टेबलाइज करेगा। तो आपके इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगी, ये बीच में रहेगा और वो सबसे कम। तो अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को घटाएगा और रिएक्शन के रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए सुलटा दिया है, लिख दीजिए अगला पॉइंट। हर पॉइंट का अपना एक मतलब है। थ्योरेटिकल पॉइंट क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस में आपको उतना ही टाइम बचेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी लिख दो। ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases stability of sigma complex. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases stability of sigma complex। बताओ सही या गलत? अगर सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम, एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रिएक्शन का रेट ज्यादा, रेट ज्यादा का मतलब रिएक्टिविटी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, hence increases hence increases reactivity of benzene, hence increases reactivity of benzene in SEAR reaction, hence increases reactivity of benzene in SEAR reaction। SEAR ऐसे लिखना, ध्यान रखना, SEAR। अगला पॉइंट इसी में ही, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। हाँ सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग तो हो गया ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप decreases stability of sigma complex, hence decreases the reactivity of benzene, hence electron withdrawing group decreases the stability of sigma complex, hence decreases the reactivity of benzene in SEAR reaction, in SEAR reaction, in SEAR reaction। कि आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स को क्या बना देगा, लेस स्टेबल। सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन जितना कम स्टेबल होगा बनने में एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ज्यादा, रिएक्शन उतना स्लो। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे अगली। ये तो सिंपल बेंजीन थी, अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप आ जाएगा तो हम कैसे बात करेंगे। डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस, directing influence, directing influence of a functional group, directing influence of a functional group in mono substituted benzene, in mono substituted benzene, in mono substituted
बेंजीन। आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता है? ये समझा रहा है कि बेंजीन का H हटाकर अगर कोई ग्रुप लगा दो तो फिर उसके डायरेक्टिंग का इन्फ्लुएंस क्या रहेगा। मतलब ये आपके सामने बेंजीन है, समझिए। पहले तो बहुत सारे बच्चे हेडिंग तक नहीं समझ पाते हैं। क्या तक नहीं समझ पाते हैं? हेडिंग तक क्यों नहीं समझ पाते हैं? बेचारे बस पढ़ते रहते हैं, जीवन निकल जाता है। ये आपके सामने क्या है? बेंजीन है। अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो आप जानते हैं बेंजीन के साथ जब इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा तो बेंजीन से किसको हटाएगा? H प्लस को। कौन सा H प्लस हटाएगा? कोई सा भी हटा सकता है। अगर बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं है ना, तो बेंजीन पर फिलहाल कितने हाइड्रोजन है दोस्त? 6। 6 में से किसी भी हाइड्रोजन के हटने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम। कोई भी हाइड्रोजन हटाया जा सकता है। क्लियर? लेकिन दोस्त अगर आपने बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया है G, अब वो था बेंजीन और ये क्या हो गया है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या हो गया है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ऊपर वाला था सिंपल बेंजीन, लेकिन अपने बेंजीन का क्या हटा दिया है? H, और कोई ग्रुप लगा दिया है G। तो अब कहता है आप कोई भी हाइड्रोजन नहीं हटाओगे। अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव। इसको इसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस कहते हैं कि आपको H इस G का ऑर्थो वाला हटाना है, पैरा वाला हटाना है या मेटा वाला हटाना है। ये कौन डिसाइड करेगा? अब ये G ग्रुप डिसाइड करेगा। तो अब जब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा देते हो तो जो H हटाना है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन से हटाना है, इसकी मेटा पोजीशन से हटाना है या इसकी पैरा पोजीशन से हटाना है। ये कौन डिसाइड करेगा? G ग्रुप डिसाइड करेगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तो आप कोई भी H हटा सकते हो, लेकिन अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो आप कोई भी H नहीं हटा सकते। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम अगली क्लास में बताएंगे। ये G डिसाइड करेगा कि कौन सा H आपको हटाना चाहिए। क्लियर? आज के इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास में। चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाइड्रोकार्बन ELP नंबर 2।